हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच न्यूज। दिस इज नम्र गुप्ता। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम कवर कर लिया था, और जो कि इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंडर आता है। बट उसमें एनसीईआरटी वाला पोर्शन मैंने कहा था मैं डिफरेंट वीडियो में ही कवर करूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी को ही डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। दूसरी चीज कि आपने अगर ध्यान दिया हो तो एनसीईआरटी में इक्विलिब्रियम नाम से दिया है क्लास 11th में केमिस्ट्री में। तो हम उसमें से केवल केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब एक टॉपिक स्टार्ट हो जाती है आयनिक इक्विलिब्रियम इन सोल्यूशन, उस टॉपिक एंड ऑनवर्ड्स हम लोग जब आयनिक पढ़ रहे होंगे तब उससे बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में केवल हम लोग उतना ही पोर्शन डिस्कस करेंगे जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला होगा। दूसरी बात कि ये वीडियो आप लोग तभी देखिएगा जब पहला पोर्शन आपको बिल्कुल समझ में आ चुका हो, और या फिर आप यूं बोल सकते हैं कि जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम के जनरल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर ले रहे हो, क्योंकि इसमें हम लोग मेनली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। तो जल्दी से शुरू कर देते हैं। तो ध्यान देंगे, जब ये चैप्टर शुरू होता है तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पे H2O लिक्विड से H2O वेपर का इक्विलिब्रियम समझाया जा रहा है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब भी लिक्विड को आप इवेपोरेट करो तो उसमें होगा क्या कि देखिए समझिएगा ध्यान से, जो 100 डिग्री सेल्सियस में प्रोसेस होता है उसको वेपोराइजेशन कहते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि क्या पानी कभी उबल नहीं रहा था? तो ऐसा गलत है। पानी इवेपोरेट पहले भी हो रहा था, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री में भी पानी इवेपोरेट हो रहा था। तो पानी का रेट ऑफ इवेपोरेशन तो सेम ही रहा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब पानी वेपर बनने लग गया तो वेपर कंडीशन में भी वेपर बढ़ने लग गए, तो उसमें से कुछ वेपर वापस से कंडेंस होंगे। तो कंडेंसेशन का रेट फिर बाद में धीरे से बढ़ेगा, तो एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा लिक्विड और वेपर के बीच में। और इसी इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये इक्विलिब्रियम कभी भी स्टैटिक नहीं होता। इवन कोई भी इक्विलिब्रियम कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, इससे आपको रफ आइडिया लग जाएगा कि हो क्या रहा है कि इवेपोरेशन का रेट हमेशा कांस्टेंट रहा, बट कंडेंसेशन एक पॉइंट के बाद बढ़ने लग गया, और फिर वो भी जाके क्या हो जाता है? कांस्टेंट, और दोनों के रेट इक्वल हो जाते हैं। और आपको पता है जब रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड इक्वल होने लग जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यस और नो? उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रोसेसेस की बात होती है। देखिए, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम को सबसे पहले एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम आप नॉर्मली देख सकते हो, इसमें बेसिकली आइस एंड वाटर का एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। इसमें कोई नॉर्मल कोई एज सच पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 273 केल्विन यानी 0 डिग्री पे इनका इक्विलिब्रियम आता है। तो ये जनरल पॉइंट है। सेम लिक्विड वेपर को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने प्रेशर वाला पॉइंट भी लिया है। और कैसे लिया है ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इन्होंने ये यूट्यूब लिया है, और इस यूट्यूब में इन्होंने यहाँ पे मर्क्यूरी फिल किया है। यहाँ पे एक्चुअली एचटी फिल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मर्क्यूरी फिल्ड है, और उसके प्रेशर के थ्रू इन्होंने कंपेयर किया है। तो यहाँ पर अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे प्रेशर की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाला पॉइंट अभी भी यही है कि इवेपोरेशन का रेट अभी भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्योंकि याद रखिएगा कि इवेपोरेशन एक कांस्टेंट प्रोसेस होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। और एक पॉइंट के बाद लेकिन कंडेंसेशन क्या रेट कांस्टेंट था? नहीं, कंडेंसेशन का रेट वैरी किया था। बट एक पॉइंट पे आके रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या हो जाते हैं? इक्वल। जो पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। आई होप क्लैरिटी मिल रही होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट से याद रखिएगा। दूसरी चीज, कभी भी आपको यहाँ पर एक लाइन मिलती है, और ये याद भी रखिएगा कि कभी भी आप ओपन सिस्टम के अंडर इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं कर सकते हो। आगे चल के जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे आप सिस्टम्स पढ़ते हैं, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो वहां पर आप देखेंगे कि ओपन सिस्टम के अंदर कभी भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें बैकवर्ड जा पाना थोड़ा सा पॉसिबल फिजिबल नहीं हो पा रहा है, राइट। इस वजह से उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम को आयोडीन के थ्रू एक्सप्लेन किया है और कैम्फर के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है। तो ये जनरल पॉइंट है, आप रीड कर सकते हो कि कलर इंटेंसिटी पहले बढ़ती है वायलेट वेपर्स की, और उसके बाद क्या हो जाती है? कांस्टेंट, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका। आई होप समझ में आ रहा होगा।
यस और नो? ओके, अब हम बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है। इस टेबल को थोड़ा सा गौर से समझिएगा, ठीक है? यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हैं, कंक्लूजन क्या है। इसमें कंक्लूजन आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है और वो लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ये किस बेसिस पे आया है, तो वो हम एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखिए, बोला क्या जा रहा है कि मान लीजिए पहला प्रोसेस देखिए, पहला प्रोसेस आपको क्या दिख रहा है कि H2O लिक्विड से H2O वेपर जब बन रहा है, तो उस केस में इसमें लिखा है कि PH2O इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। यहाँ पर एनसीईआरटी ने PH2O को कांस्टेंट क्यों बोला, इसका रीजन समझिएगा। क्योंकि एक्चुअल में जब आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन की केपी लिखते हो, आपको याद होगा केसी केपी आप पढ़ते थे, तो जब आप इसका केपी लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस, है ना? और अपॉन में लिक्विड, लेकिन लिक्विड का वन रहेगा, यस और नो, एक्टिव मास बन जाएंगे, तो इस वजह से केवल यही वैल्यू आएगी। तो अब क्योंकि यहाँ पर जो वेपर बना है H2O, उसके जो वैल्यू आ रही है प्रेशर की, वही केपी भी है, तो इस वजह से वो कांस्टेंट है। आई होप आपको कुछ आइडिया लगा होगा। कहने का मतलब क्या है, फिर से सुनिएगा। मैंने बोला कि जब आप इसका केपी लिखते हो तो आप क्या लिखोगे, इस इक्वेशन का केपी? तो आप इस इक्वेशन का केपी जब लिखोगे तो कुछ ऐसे ही तो लिखोगे कि केपी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस, आया ना? तो आप H2O गैस का यहाँ पर केपी बोल दोगे इसको। इस पहले वाली रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट कंक्लूजन में क्या लिखा इन्होंने कि PH2O गैस इज ए कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्यों कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसीलिए है क्योंकि यही वैल्यू एक्चुअल में किसकी है, यही वैल्यू केपी की वैल्यू है, और आपको पता है कि केपी कांस्टेंट ही होता है गिवन टेम्परेचर के अंदर, आया ना? सेकेंड पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है कि सॉलिड और लिक्विड के इक्विलिब्रियम में तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट फिक्स हो जाता है कांस्टेंट प्रेशर के अंदर, जनरल पॉइंट है, पता है। थर्ड पॉइंट में देखिए कि आपको यहाँ पे सोल्यूट से सोल्यूशन जब बना रहे हैं, सोल्यूट से सोल्यूशन जब बन जाए, या जैसे कि शुगर सोल्यूशन बना रहे हैं, तो वहां पर बोला जा रहा है कि कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन इज अ कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो वैल्यू है ना, वो केसी की वैल्यू आएगी। कैसे, जरा सुनते हैं। देखिए, थर्ड वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे हुआ क्या। जब आप इसका केसी लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे सर यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड का तो कोई मतलब नहीं होता, यहाँ सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन का हम लोग कंसेंट्रेशन लिखते थे, तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन आ जाएगी किसकी, सोल्यूशन की आ जाएगी, अपॉन में सॉल्यूट, लेकिन वो तो वन है, ठीक है, क्योंकि एक्टिव मास सॉलिड का वन रहेगा। तो यहाँ पर आपसे यही बोला जा रहा है कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, यानी ये वाला पोर्शन, ये कांस्टेंट आता है। तो मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्यों कांस्टेंट आता है, क्योंकि वो केसी की वैल्यू होती है, तो ये याद रखिएगा। चौथे पॉइंट में भी सेम बात आ रही है, यहाँ पे भी जब आप केसी लिखोगे तो ये पोर्शन आपका केसी बनेगा, तो वही बोल रहा है कि दिस पोर्शन इज अ कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, केसी है, और आपको पता है केसी एंड केपी कांस्टेंट होते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर। आई होप क्लैरिटी मिली होगी। इस टेबल के कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, तो ये कंक्लूजन एजर्शन रीजन में भी आ सकता है और जनरल भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कंक्लूजन। क्लियर है? ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इक्विलिब्रियम एक डायनामिक प्रोसेस होता है। इक्विलिब्रियम कभी भी हम बोले रुक नहीं जाता, मतलब कहने का मतलब है हमको ऐसा लगता है कि चीजें कांस्टेंट हो गई, चाहे वो कलर हो, चाहे वो इंटेंसिटी हो, चाहे वो कोई भी फीचर हो, लेकिन एक्चुअल में एक्टिविटी कंटिन्यूसली चल रही होती है क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने इसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वाया हेबर्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? हेबर्ट प्रोसेस। आपको याद होगा कि अमोनिया का सिंथेसिस जो होता है वो हेबर्ट प्रोसेस के थ्रू ही किया जा रहा है, राइट? तो इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, तो कैसे किया है तो देखिएगा। यहाँ पर एनसीईआरटी ने बोला, यहाँ पर अगर आप देखिए तो एनसीईआरटी ने बोला कि सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इज कैरीड आउट विद एग्जैक्टली द सेम स्टार्टिंग कंडीशन बट यूजिंग D2 इन प्लेस ऑफ H2। आपको याद होगा कि एक्चुअल में जब सिंथेसिस किया जाता है तो ये वाली इक्वेशन फॉलो होती है, अगर आपको विजिबल हो तो ये वाली इक्वेशन आपको दिख रही है जो मैंने क्लाउड में बनाई दी है, ये इक्वेशन आपकी एक्चुअल में सिंथेसिस की इक्वेशन है, ठीक है। बट एनसीईआरटी कह रहा है कि मैंने H2 की जगह D2 का यूज कर लिया। तो देखिए, जब आप D2 का यूज करते हो तो एनसीईआरटी बोलती है कि तब भी आप जब इक्विलिब्रियम में पहुंचोगे तो कॉम्पोजिशन आपको सेम मिलेगा, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा,
कि यहाँ पर अब आपको D2 और ND3 मिलने लगेंगे इंस्टेड ऑफ H2 एंड NH3। यस और नो? कहने का मतलब हाइड्रोजन एटम्स की जगह ड्यूटेरियम के एटम्स मिल रहे होंगे, लेकिन कंसेंट्रेशन अभी भी सेम मिल रही है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि मान लीजिए आपने एक रिएक्शन ली जिसमें यही कंडीशन चल रही है और दूसरी वाली ली जिसमें आपने D2 और ND3 लिया था, और अब आपने दोनों को मिक्स कर दिया। जब आपने दोनों को मिक्स किया तो आप क्या पाएंगे कि अभी भी अमोनिया का जो कंसेंट्रेशन है वो सेम ही मिल रहा है। बस एक डिफरेंस आ गया जब आप इसको और डेप्थ में देखो मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू, कि अमोनिया के साथ साथ आपको ड्यूटेरियम कंटेनिंग अमोनिया फॉर्म्स भी मिल जाते हैं, दैट इज NH3, NH2D, NHG2, ND3, ये सब भी मिलने लग गए। कहने का मतलब हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये है कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के एटम अब आपस में क्या करने लग गए, मिक्स करने लग गए। स्क्रैम्बलिंग वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। और इस क्यों ऐसा हो पाया, ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती रहती है। कहने का मतलब एनसीईआरटी ये कंक्लूजन लाना चाह रही है कि अगर ये रिएक्शन रुकी गई होती है इक्विलिब्रियम पे तो कभी भी हमें इस तरीके का मिक्सचर नहीं मिल रहा होता। कहने का मतलब है रिएक्शन जरूर आगे पीछे चलती रही होगी, आगे भी पीछे भी, आगे भी पीछे भी, तभी जाके हमको यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ आइसोटोप देखने को मिला, वरना हमें केवल अमोनिया के फॉर्म्स ही मिलते, बट हमको तो मिक्सचर मिल रहा है। तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम डायनामिकली चलता है, ठीक है। तो वहां पर यही एक्सप्लेन किया जा रहा है। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया था, मैं सोचा कि इसको एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी ने बोला है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, कि यहाँ पर यूनिट को लेके कुछ डिस्कशन किया जा रहा है। देखिए बात आती है कि जब आप केसी और केपी के यूनिट्स निकालते हैं, तो मान लीजिए केसी की यूनिट आप मोलैरिटी के थ्रू निकाल रहे हो, क्योंकि केसी आपने कंसेंट्रेशन पे लेते हो तो आप मोलर यूनिट का यूज कर रहे हो, आप चाहे वो मोलर स्क्वायर हो चाहे वो कोई भी यूनिट हो। वैसे ही जब आप केपी निकालते हो तो आप पार्शियल प्रेशर का यूज करते हो, तो आप पास्कल का यूज कर सकते हो, एटीएम का यूज कर सकते हो, बार का यूज कर सकते हो, राइट और नो? ये जनरल यूनिट्स हैं जो यूज करी जाती हैं। लेकिन एनसीईआरटी यहाँ एक पॉइंट डिस्कस करती है और वो ये है कि यहाँ पे लिखा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज dimensionless quantities if the standard state of reactant and product are specified। कहने का मतलब है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यानी Kc या Kp वो डायमेंशनलेस आने लग जाए, यानी यूनिटलेस आने लग जाए। ऐसा क्यों या कैसे? तो देखो मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन है, लेट सपोज मान लीजिए वही ले लेते हैं N2 प्लस 3H2 से बनता है ट्वाइस NH3, ये वाली रिएक्शन ले लेते हैं। जब आप इसका Kc लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, यहाँ NH3 कंसेंट्रेशन आएगा तो मोलैरिटी यूनिट में आएगा, तो मोलैरिटी का स्क्वायर ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, H2 और यहाँ पर पावर 4 नीचे आ रही होगी टोटल। जब इसको इवेल्युएट करोगे तो फिर नेट यूनिट आएगी आपकी -2 पावर के साथ, जब आप यूनिट निकाल रहे होगे। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि यही Kc की जो वैल्यू -2 पावर के साथ आ रही है, इसको आप डायमेंशनलेस भी बोल सकते हो या यूनिटलेस भी बोल सकते हो। तो कब बोल सकते हैं उसको समझिएगा। ऐसा तभी आप बोल सकते हो जब आप स्टैंडर्ड स्टेट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लो। अब सर ये स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मतलब है, तो देखिए यहाँ पर, चलो यहाँ पर मैंने Kc ले लिया, कायदे से यहाँ पे Kp होना चाहिए था क्योंकि गैसियस इक्वेशन है, बट ठीक है मैं यहाँ पर इसको Kp बना लेता हूँ। एक सेकेंड, अगर मैं Kp भी ले लेता हूँ तो भी पार्शियल प्रेशर मान लो एटीएम में आप लेके चल रहे हो या बार में लेके चल रहे हो, लेट सपोज बार में लेके चल रहे हैं, तो Kp जब आप लिखोगे तो उसकी जब यूनिट निकालोगे तो वो बार की पावर -2 ही आएगी जब आप इस रिएक्शन के लिए निकालोगे, ठीक है। तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कायदे से तो बार की पावर -2 आ रही है Kp की यूनिट, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि ये यूनिटलेस भी आ सकती थी। कब आती, जब आप इसको स्टैंडर्ड स्टेट में लेते। स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है, ध्यान से सुनना, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है कि जब आप गैस की अगर मैं बात करूं तो किसी भी गैस के लिए उसके प्रेशर के टर्म्स में उसका स्टैंडर्ड स्टेट 1 बार लिया जाता है। यहाँ पे एनसीईआरटी बोलती है कि फॉर अ प्योर गैस द स्टैंडर्ड स्टेट इज 1 बार। तो कहने का मतलब मान लीजिए अगर कोई गैस है जिसका प्रेशर 4 बार आ रहा है, तो उसको जब आप स्टैंडर्ड स्टेट में लिखोगे तो आप 4 बार अपॉन 1 बार करोगे,
और तब आपको क्या मिलेगा 4, जो कि एक डायमेंशनलेस नंबर है या कांस्टेंट नंबर आया। तो आप यही चीज अब आप बाकियों के लिए भी कर सकते थे, और सबके लिए जब आप ये करोगे तो यूनिट ही कैंसिल हो जा रही है, तो कहने का मतलब बचेगा ही नंबर, और जब नंबर ही बच रहा है तो आपको डायमेंशनलेस या यूनिटलेस ही तो मिलेंगे केसी और केसी, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। बट न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको मिल रही होगी, यस और नो। तो बस ये एक जनरल सा पॉइंट है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि केसी केपी डायमेंशनलेस कब आ सकते हैं। तो आप ये आंसर दोगे कि तब आ सकते हैं जब उनका स्टैंडर्ड स्टेट में एक्सप्रेस किया जा रहा है उनको, ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, यहाँ पे आपने देख लिया स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है। तो जहाँ पे एक एग्जांपल बताया कि गैस के लिए 1 बार होता है, प्योर गैस के लिए तो 4 बार है, तो आप उसको 4 बोलोगे, ना कि 4 बार, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक ये लाइन आती है, मैं चाहता था इस लाइन को आप बस हाईलाइटेड याद रख लेना, मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगी थी। यहाँ पर ये पॉइंट बोला जा रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब आपका के, जो के इक्विलिब्रियम होता है जिसको आप के सी या के पी से शो कर देते हो, तो वो डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट एट विच द इक्विलिब्रियम इज रीच। कहने मतलब यहाँ टाइम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। कहने का मतलब केसी की वैल्यू कुछ भी ले लो, मान लो आपने बहुत बढ़िया सी वैल्यू ले ली है, तो उससे आपको कभी भी रेट का आइडिया नहीं लगेगा। सर रेट का आइडिया लगता किससे था, तो रेट का आइडिया आपको रेट कांस्टेंट से लगता है, जो कि आप केमिकल काइनेटिक्स में स्मॉल के से इंडिकेट करते हो। तो वो स्मॉल के ही था जो रेट की इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन कैपिटल के या के इक्विलिब्रियम जिसको हम बोलते हैं, वो कभी भी रेट की इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो वो पॉइंट आप याद रख लीजिएगा कि रेट एट विच इक्विलिब्रियम, हमें आइडिया नहीं लग पा रहा है कि इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा या देर से आएगा, हमें नहीं आइडिया लग पा रहा है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब आप ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ते हो, तो एनसीईआरटी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझाया है। एनसीईआरटी ने कहा कि मान लीजिए हम एक रिएक्शन को स्टडी करते हैं, और वो है ये वाली रिएक्शन, आई होप आपको विजिबल होगी, मैंने रेड बॉक्स से दिखाया। H2 प्लस I2 से बनता है रिवर्सिबली 2HI गैशियस। ये जो रिएक्शन है, इसको एनसीईआरटी यहाँ ग्राफ से भी एक्सप्लेन करती है, और क्या बोलते हैं जरा ध्यान से देखिएगा कि H2 I2 और HI यहाँ पर जब आ गए, तो एक पॉइंट के बाद इनकी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। और आपको पता है जब कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो कहने का मतलब है ये जो रिएक्शन मैंने अभी आपको दिखाई, ये इक्विलिब्रियम पे चल रही थी। अब एनसीईआरटी ने बोला कि इस पॉइंट पे आके, एक पॉइंट पे आके मैंने H2 को ऐड करा, और आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल याद होगा कि अगर मैं H2 को यहाँ पर बढ़ा देता हूँ उसकी कंसेंट्रेशन, तो उसको घटाना जरूरी हो जाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी इस केस में। तो कहने का मतलब अब H2 जब मैं ऐड कर देता हूँ तो अब H2 को घटाना पड़ेगा हमें, I2 भी घटेगा और HI बढ़ने लगेगा क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इसको ग्राफिकली यहाँ दिखाया गया, और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन क्या था। तो यहाँ पर आपने जब H2 ऐड किया, तो ये देखिए H2 ऐड हो चुका है, इतना आपको दिख रहा है, ये H2 ऐड हुआ है, यस और नो। आपको यहाँ पे H2 ऐड होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद ड्यू टू ली चैटलियर प्रिंसिपल अब H2 कम होना स्टार्ट होगा, ये देखिए H2 कम हो रहा है यहाँ पे इतने पोर्शन में, ये रेड सर्कल जहां मैं बना रहा हूँ, यहाँ H2 कम हुआ। I2 को भी कम होना पड़ेगा, I2 क्यों कम हो रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही है। और HI को बढ़ना पड़ेगा, HI क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, वो प्रोडक्ट के साइड। फिर एक पॉइंट के बाद ये तीनों वापस से क्या हो चुके हैं, कांस्टेंट हो चुके हैं, और हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है, री इस्टेब्लिश हो चुका है। तो ये ग्राफ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे लाइन के थ्रू एक बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ लिखती है, इसको समझ लीजिएगा क्या बोलना है। यहाँ पे अगर आपको ये लाइन समझ में आ जाती है तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे बोला है कि दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द ले चैटलियर प्रिंसिपल which implies that in a case of addition of a reactant or product, a new equilibrium will be set up in which the concentration of the reactant or product should be less than what it was after the addition, but more than what it was in the original mixture। क्या मतलब है इस लाइन का, उसको देखते हैं। यहां पर ये लाइन बताना आपको ये चाह रही है कि यहां पर एनसीईआरटी बोलती है
कि आपने जब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को ऐड करके, तो मान लीजिए मैंने रिएक्टेंट ऐड किया था H2, है ना, तो यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया था मैंने, तो कह रहा है एक न्यू इक्विलिब्रियम विल बी सेट अप, जो कि हो जा रहा है बाद में, ठीक है, इन विच द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एडेड, यानी यहाँ पे जो रिएक्टेंट मैंने ऐड किया था H2 शुड बी लेस देन व्हाट इट वाज आफ्टर द एडिशन। तो आफ्टर एडिशन अगर आप देखो तो H2 की कंसेंट्रेशन क्या ज्यादा हो गई थी, यहाँ पर मैं ब्लैक से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये देखिए जब H2 था ओरिजिनली वो इतना था, बट एडिशन के बाद वो इतना हो चुका, लेकिन जब इक्विलिब्रियम वापस आ गया तो वो इतना हो गया, तो क्या ये कम हो गया, तो वही लिखा है द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट शुड बी लेस देन व्हाट इट वाज आफ्टर द एडिशन, आफ्टर द एडिशन, आफ्टर एडिशन यहाँ पे था तो उससे तो कम ही है, बट मोर देन व्हाट इट वाज इन द ओरिजिनल मिक्सचर, तो ओरिजिनल मिक्सचर पे तो यहाँ पे था तो उससे तो लेकिन ज्यादा ही है ना, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं बीच में आना चाहिए अब उसकी कंसेंट्रेशन, बीच में इन द सेंस किससे कम होना चाहिए, तो जितना आपने ऐड कर दिया उससे कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, जितना आपने तो बढ़ा दिया ना, मान लीजिए इक्विलिब्रियम इसकी 5 होना चाहिए था, इसकी वैल्यू H2 की वैल्यू 5 होनी चाहिए, आपने बढ़ा के 7 कर दी है, तो अब तो वो घटा के 5 को लाएगा ही, लेकिन ओरिजिनली जब इक्विलिब्रियम था तो वो 3 पे था, तो ऑब्वियसली अब नया इक्विलिब्रियम 5 पे आ रहा है तो ये वैल्यू बढ़ेगी भी, तो समझिएगा इसका मतलब ये है कि लेट सपोज H2 जब ओरिजिनली था तो इक्विलिब्रियम 3 पे मिला आपको, ठीक है, 3 क्या है, रैंडम नंबर मान लीजिए कि H2 जब 3 पे था तो इक्विलिब्रियम था, अब मैंने H2 ऐड कर डाला, तो H2 ऐड करके वो मैंने उसको 7 पे पहुंचा दिया, ठीक है, H2 मैंने बहुत ऐड कर दिया उसको 7 पे पहुंचा दिया, तो अब लेकिन क्या 7 पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, नहीं, फिर इसको कम होना पड़ेगा, तो मान लीजिए कम होना स्टार्ट हुआ और 5 पे आके सेट हो गया, तो 5 पे इक्विलिब्रियम हमें मिल गया, तो क्या ये 5 एक बीच की वैल्यू है, हाँ, ये 7 से कम है, 3 से ज्यादा है, यानी जहां पर न्यू मिक्सचर में वैल्यू आई थी उससे कम है, 7 से कम है, लेकिन ओरिजिनल मिक्सचर यानी 3 उससे ज्यादा है, तो वही ये लाइन एक्सप्लेन करती है कि जो कंसेंट्रेशन आनी चाहिए शुड बी लेस देन व्हाट इट वाज आफ्टर द एडिशन, बट इट शुड बी मोर देन व्हाट इट वाज इन द ओरिजिनल मिक्सचर। आई होप क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये ग्राफिकली भी यहां से समझ में आ रहा है, ओके। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अब जो 3-4 टॉपिक आने जा रही हैं उनको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, उससे डेफिनेटली आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हेडिंग आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम में लगती है, वो है इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ 2-4 पॉइंट एक्सप्लेन किया है और ये डायरेक्ट रिएक्शन देके आपसे सवाल पूछता है। तो पहली बात मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन है कि इस रिएक्शन को तो थोड़ा बहुत याद ही रख लीजिएगा कि Fe+3 आयंस येलो कलर के होते हैं और HCN माइनस के जो आयंस होते हैं वो कलरलेस होते हैं, और जब इनका कॉम्प्लेक्स बनता है वो डीप रेड का एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, ये तीनों कलर आप याद रख लीजिएगा प्लीज, क्योंकि आपको एक असर्शन रीजन मिल सकता है। अब याद क्या करना है, तो ये पूरा पैराग्राफ जब आप रीड करोगे तो जो कंक्लूजन आ रहा है वो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। यहाँ पे बोला है कि उसने कहा है कि आप लेट सपोज ऑक्सैलिक एसिड ऐड कर दो इस रिएक्शन में, ये वाली जो रिएक्शन थी ना इसमें आप ऑक्सैलिक एसिड ऐड कर दो, ऑक्सैलिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है H2C2O4, तो देखो H2C2O4 का मतलब आपने क्या ऐड कर दिया, आपने एक तरीके से C2O4-2 ऐड किया, ठीक है, अब आपने तो नेगेटिव आयन ऐड करा या नेगेटिव रेडिकल ऐड करा, तो जब आप कोई चीज नेगेटिव ऐड करोगे वो पॉजिटिव को लेके भाग जाएगा, तो ये जो C2O4 है ये Fe+3 के साथ भाग जाएगा, आया ना, तो Fe+3 की कंसेंट्रेशन कम होने लगेगी, और ऑब्वियसली ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम हो रही है तो ऑब्वियसली रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगा, तो रिएक्शन जब बैकवर्ड जाएगा तो ये जो डीप रेड कलर का बना था ना प्रोडक्ट में इसकी इंटेंसिटी कम होने लगेगी, इसकी रेडनेस कम होने लगेगी क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। तो वही बात यहाँ पे मैंने पेन से भी लिख दी थी कि एड ऑक्सैलिक एसिड इन अबव इक्विलिब्रियम, Fe+3 कम हुआ, Fe+3 कम हुआ, रिएक्शन आया बैकवर्ड एंड रेड इंटेंसिटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है फेरस साइनेट थायोसाइनेट, वो क्या हो जा रहा है, ठीक है, क्लियर। ये आपका एजर्शन रीजन में पूछा जाता है। एजर्शन रीजन क्या बनता है सुनिएगा, एक फॉर्म में बन सकता है कि हमने जब ऑक्सैलेट आयन भी वो लिख सकता है, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड भी लिख सकता है, ऑक्सैलिक आयन भी लिख सकता है। तो जब मैंने ऑक्सैलेट आयन ऐड किया
तो रेड की इंटेंसिटी बढ़ी या घटी, ये तो पहला सवाल है। तो आप बोलोगे घटी। क्यों घटी? क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड चला गया। क्यों बैकवर्ड चला गया? क्योंकि वो जो ऑक्सिलेट था वो Fe+3 के साथ जाके कॉम्प्लेक्स बनाने लग गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली Fe+3 कम हो गया, और रिएक्टेंट अगर कम हो जाता तो रिएक्शन बैकवर्ड आने लगेगा। क्लियर? एनसीईआरटी ने यहाँ पे नहीं रुका। एनसीईआरटी दो तीन और एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती है। कैसे? सुनिएगा। एनसीईआरटी बोलती है कि लेट्स सपोज मैंने अब ऐड कर दिया आपका एक और कॉम्प्लेक्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और अब मैंने ऐड कर दिया HgCl2, यहाँ लिखा हुआ देख लीजिएगा। ठीक है, ये एडिशन ऑफ एक्वस HgCl2। तो ये भी आपको याद रखना है कि HgCl2 ऐड करने पे क्या इफेक्ट आया। देखो तीन ही चीजें ऐड करेंगे वो लोग, तीनों का इफेक्ट याद रख लीजिएगा विद दीज कलर्स, येलो, कलरलेस और डीप रेड, ये तीनों कलर भी याद रख लीजिएगा, और जो तीन चीजें ऐड हो रही हैं उनका इफेक्ट याद रख लीजिएगा। पहले का इफेक्ट क्या था कि रिएक्शन बैकवर्ड आ गई, रेड की इंटेंसिटी कम हो गई क्योंकि आप ऑक्सिलेट आयन ऐड किए थे जो कि नेगेटिव था। फिर HgCl2 जब आप ऐड करते हो तो आपको कौन मिल जाता है? सर HgCl2 में मेरे पास Hg+2 आयन है, तो Hg+2 तो पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव किसको लेके भागेगा? नेगेटिव को, तो वो HCN- को लेके भाग गया। अब ये HCN- को जब वो लेके भाग, HCN- का मतलब थायोसाइनेट होता है, तो जब वो थायोसाइनेट रेडिकल को लेके भाग गया तो अगेन रिएक्टेंट साइड कंसेंट्रेशन कम हो गई इसकी, तो रिएक्शन कहाँ चला जाएगा? बैकवर्ड, और रिएक्शन बैकवर्ड आने की वजह से फिर से रेड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो यहाँ मैंने सिंपल शब्दों में यहाँ पेन से नीचे फिर से सेम बात लिख दी है, आप रीड भी कर सकते हो और देख भी सकते हो कि HgCl2 एडेड, HCN कम हुआ, रिएक्शन बैक आई, रेड इंटेंसिटी डिक्रीज। ठीक है। तीसरी चीज, सर हर बार आप रेड की इंटेंसिटी घटा ही रहे हो, कोई ऐसी भी चीज ऐड करो जिससे बढ़ भी जाए इंटेंसिटी। तो आखिरी चीज जो मैं ऐड करने जा रहा हूँ उससे बढ़ेगी। कैसे? सुनना। अब मैंने ऐड करा पोटेशियम, यहाँ लिखा भी हुआ है, याद रखना है आपको, पोटेशियम थायोसाइनेट। पोटेशियम थायोसाइनेट का फॉर्मूला होता है KSCN। ठीक है, पोटेशियम होता है K और HCN आपका थायोसाइनेट है। जब मैंने इसको ऐड करा तो होगा क्या? सर पोटेशियम थायोसाइनेट से मुझे HCN मिल रहा है, तो यहाँ पर ये जो HCN था, क्या इसकी कंसेंट्रेशन मैंने बढ़ा दी? यस और नो? KHCN ऐड करके तो इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ गई। रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन जब बढ़ती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड चले जाता है, तो ये रिएक्शन आगे चला जाएगा, और रिएक्शन के आगे जाने की वजह से यहाँ पे डीप रेड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आई होप क्लैरिटी मिल रही होगी। क्लियर है? तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है। वैसे यहाँ पे प्रेशर का चेंज भी एक्सप्लेन किया, बट प्रेशर मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता जितना मुझे कंसेंट्रेशन लगता है, तो ये कंसेंट्रेशन में डायरेक्ट आपसे असर्शन रीजन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप प्रेशर पढ़ते हो तो आप उसको एक्सप्लेन करते हो वेरियस तरीकों से, बट एनसीईआरटी ने किससे एक्सप्लेन किया है ये आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है आपके क्यूसी वाले कॉन्सेप्ट से। आपको याद है क्यूसी क्या होता था? रिएक्शन कोशेंट बोलते थे जिसको हम लोग, राइट, उसी से थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर वही बोला है कि जब आप क्यूसी निकाल रहे हो किसी भी रैंडम प्रेशर पे चेंज लाके, तो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगी इसकी वैल्यू पे डिपेंड करके। मतलब मान लो आपको ये पता है अगर क्यूसी कम आता है केसी से तो रिएक्शन आगे जाएगी, क्यूसी ज्यादा आता है तो पीछे जाएगी। हाँ या ना? तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे, इन्होंने क्यूसी के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर दिया प्रेशर चेंज को। तो आपसे अगर एजर्शन रीजन पूछ लेगा तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हाँ एनसीईआरटी ने क्यूसी के थ्रू प्रेशर चेंज को एक्सप्लेन किया। कंसेंट्रेशन चेंज को एनसीईआरटी ने तीन अलग अलग चीजों के थ्रू एक्सप्लेन किया, एक आपका ऑक्सिलिक एसिड, एक HgCl2 और एक आपका पोटेशियम थायोसाइनेट, लेकिन प्रेशर चेंज को क्यूसी के थ्रू। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा, काफी है। फिर आता है इनर्ट गैस। तो जब आप इनर्ट गैस ऐड करते हो तो वैसे तो जब हम लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं या नोट्स में पढ़ते हैं तो तब हम लोग दोनों चीजें पढ़ते हैं कि आपने कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम में जब ऐड किया और कांस्टेंट प्रेशर में जब ऐड किया, लेकिन एनसीईआरटी ने केवल कांस्टेंट वॉल्यूम वाला एक्सप्लेन किया है, ये याद रख लीजिएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे बकायदा एनसीईआरटी रीजन के साथ एक्सप्लेन करी है, यहाँ पे यहाँ लिखा है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसको रीड कर लीजिएगा और AR लिख दीजिएगा कि यहाँ ये असर्शन रीजन बन सकता है। आप भी जानते हैं क्या रीजन है कि जब आप इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐड करते हो इट डज नॉट चेंज द पार्शियल प्रेशर या मोलर कंसेंट्रेशन, यस और नो? तो इस वजह से कोई चेंज नहीं आता। बट एनसीईआरटी एक आखिरी लाइन भी लिख देती है यहाँ पे, और वो ये है कि जब आप इसी इनर्ट गैस को यूज कर रहे हो और ये इनर्ट गैस रिएक्शन में ही इन्वॉल्व थी,
मतलब ये रिएक्शन का पार्ट है, अगर इनर्ट गैस मेन रिएक्शन का, तब जाके आपका कंसंट्रेशन वगैरह चेंज हो, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो जब आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो वो रिएक्शन का पार्ट थोड़ी ना है। मान लो आप इस वाली रिएक्शन में इनर्ट गैस ऐड कर दिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो थोड़ी ना कोई इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर मान लो ये सी की जगह इनर्ट गैस ही होती, मान लो हीलियम वीलियम होती, और आप तब ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियसली इफेक्ट आता, क्योंकि वो रिएक्शन में इन्वॉल्व थी। ये तो ली चैटलियर प्रिंसिपल से भी आप समझते हो, ठीक है। इन शॉर्ट आपको एजर्शन रीजन के लिए ये लाइन पता होनी चाहिए कि इनर्ट गैस का एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं लाता। क्यों नहीं लाता, ये यहाँ पे एक्सप्लेन। उसके बाद टेम्परेचर चेंज आता है। आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस दुनिया का इकलौता फैक्टर जो उसको बदल सकता है वो टेम्परेचर था, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर की वजह से वो चेंज होगा। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेट सपोज ये एक रिएक्शन ले लो, ये आपको लिख रही होगी, ये वाली रिएक्शन 2NO2 से बनता है N2O4। तो वहां पे पहले आपको मैं कलर दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि NO2 का कलर ब्राउन होता है और N2O4 कलरलेस होती है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और आपको याद होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर फेवरेबल होती है। आपको मैं एक लाइन, एक ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज डायरेक्टली रट लेना कि हाई टेम्परेचर एंडोथर्मिक फेवरेबल है और लो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक फेवरेबल है, ठीक है। इस लाइन को याद रखिएगा। तो अगर मैंने टेम्परेचर घटा दिया तो रिएक्शन आगे जाने लगेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक इमेज भी बनी है बढ़िया सी, देख लीजिएगा एक सेकेंड। ये देखिए, यहाँ पे बोला है कि यहाँ पर मैंने फ्रीजिंग मिक्सचर लिया है 270 केल्विन पे, यहाँ रूम टेम्परेचर ले लिया मैंने, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर लिया है। तो एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है कि ऑब्वियस सी बात है, जब आप लो टेम्परेचर लोगे तो आपको रिएक्शन आगे जाते हुए दिखेगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक थी और एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर फेवरेबल है। तो रिएक्शन आगे जाएगी तो क्या बनेगा, N2O4, जो कि कलरलेस है। तो आपको लो टेम्परेचर में क्या मिलेगा, कलरलेस मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप टेम्परेचर को बढ़ाने लगोगे और हाई टेम्परेचर ले आओगे तो रिवर्स रिएक्शन फेवरेबल होगी, और रिवर्स रिएक्शन की वजह से NO2 बनेगी, और NO2 का कलर क्या होता है, ब्राउन। तो यहाँ पर अगर आप हाई टेम्परेचर पे देखो तो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगी। बस इतनी सी बात है, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर एक और रिएक्शन दी थी है जो एंडोथर्मिक में बता रही है। देखिए, कायदे से आपको ये रिएक्शन नहीं रटनी है, लेकिन आपको इन रिएक्शन पे बेस सवाल मिल सकते हैं जो कि कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे, रटने से नहीं, ठीक है। आपको वो लिख देगा डेल्टा एच पॉजिटिव है इस रिएक्शन का। मान लो आज की डेट में मैंने आपको ये रिएक्शन दे दी उठा के और कह दिया इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो आपके मन में तुरंत क्लिक करेगा कि पॉजिटिव मतलब एंडो है ये रिएक्शन, और एंडो है तो मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे रिएक्शन आगे जाते हुए दिखेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, हाई टेम्परेचर में आगे जाती है एंडोथर्मिक, आपको पता है, और आगे जाएगी तो मुझे किसकी इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी, सर ब्लू की ज्यादा मिलेगी। देखिए ब्लू इसका कलर है प्रोडक्ट के साइड में। बट अगर मैंने टेम्परेचर घटा दिया तो रिएक्शन पीछे जाना फेवरेबल है, तो पिंक की इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, इसको रीड कर लीजिएगा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट आप आराम से रीड कर सकते हो। याद रखिएगा कि कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम के कंडीशन को नहीं इफेक्ट करता, वो केवल रिएक्शन को जल्दी से इक्विलिब्रियम लाने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता था, ये आपको पता है। लेकिन कभी भी कॉम्पोजिशन को इफेक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब है आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने इस रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो मुझे अब ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, या आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने इसमें नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो मुझे ज्यादा रिएक्टेंट मिलेगा। ऐसा सब बकवास है। कभी भी आपको ज्यादा कम यानी कॉम्पोजिशन पे कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, आपको केवल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो जल्दी मिलेगा, है ना, रेट को इफेक्ट आता है, दैट्स इट। इसको आप रीड कर सकते हो, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही जनरल डिस्कशन है कैटलिस्ट वाला, कुछ बहुत वैसी बात नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हो हेडिंग 6.9 कौन सी है। हेडिंग 6.9 है आपकी आयोनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, जो कि आप लोग, जो कि मैं आपको तब डिस्कस करूंगा इस हेडिंग ऑनवर्ड जब हम आयोनिक इक्विलिब्रियम कवर करेंगे।